नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया का ये सिवान स्थित स्टूडियो है। आज हम यहाँ महात्मा भाई के जो कल उनका निधन हो गया था उस पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ हैं उनके साथी, उनके बड़े भाई जेपी, जो आंदोलन हुआ था उसमें कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जनक तिवारी जी। आप सेवानिवृत्त शिक्षक रहे हैं और आपने उनके साथ कई बार कई तरह की यात्राएं की हैं। उन्हीं यात्राओं में से, उन्हीं संस्मरणों में से कुछ को आप यहाँ साझा करेंगे और हम सभी को आप बताएं कि उनका व्यक्तित्व जो था वो कैसा था और कैसे वो दिन प्रतिदिन अपने आप को उभारते चले गए और इतने बड़े जो फलक पे उनका जो परिचय मिलता रहा। महात्मा जी के साथ हमारी पहली गिरफ्तारी हुई। उनकी पहली गिरफ्तारी हुई हमारे साथ 1 जून 1975 को पचरुखी के जनता सरकार के गठन में। पचरुखी जनता सरकार के गठन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य इसलिए थी कि 15 दिन का प्रशिक्षण जो सेखे देवरा गया में चला था उसके प्रशिक्षु थे कि जनता सरकारें कैसे चलेंगी, कैसे चलाई जाएंगी। उसके बाद से जब हम लोगों की बैठक हुई राजेंद्र खादी आश्रम सिवान में, जिसमें सिद्धराज ढड्डा वगैरह उपस्थित थे, बड़े बड़े सर्वोदयी नेता, वहाँ भी महात्मा जी थे। और उन्हीं सोच के राजेंद्र खादी भंडार के निर्णय के अनुसार ही पचरुखी में 1 जून 75 को हम लोगों ने जनता सरकार का गठन किया और उसी में हम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें महात्मा भाई भी थे। साथ में जेल में रहे, बहुत दिनों तक जेल में रहे। महात्मा भाई तो इतने दिनों तक जेल में रहे कि जब आपातकाल समाप्त हुआ तो उनकी रिहाई हुई 14 फरवरी को। 14 फरवरी 1977 को संभवतः उनकी रिहाई हुई। महात्मा भाई लगातार जेल में रह गए। 1 जून 1975 से 14 फरवरी 1977 तक वो जेल में रह गए लगातार। बहुत साथी रह गए। नहीं, सिवान गिरफ्तारी हुई सिवान। सिवान से 2 दिन के बाद हम लोग चले गए छपरा। छपरा से फिर हम लोग आए सिवान। सिवान से फिर कुछ लोगों को भेज दिया गया बक्सर केंद्रीय कारा और फिर हम लोगों को भेज दिया गया मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर। उस टीम का कोई भागलपुर नहीं गया, बाद में लोग गए। 17 बरस की होगी, 18 बरस की अवस्था होगी। जेल से छूटने के बाद जनता सरकार बनी, राज्य से लेकर के केंद्र में उनका अपना काम था, चलता रहा, सब चला। इधर महात्मा भाई, आपने ठीक ही कहा, मेरे छोटे भाई थे। कभी मेरा नाम रख करके उन्होंने हमको नहीं पुकारा है, हमेशा भैया कहा करते थे। और मेरे परिवार में कि वे एक सदस्य थे। अभी जब मेरी पोतियां हैं या मेरे छोटे भाई लोग हैं, सब लोग उनको भैया कहते थे। मेरी पोतियां हैं, वो सब उनको दादाजी कहती थी। आते थे, अगर घर से किसी कारण बस सुबह चले आए, मेरी बेटी से कह देते थे भाई खाना बना दो, हम भी खाएंगे। एक छोटी सी बात बताते हैं, उनके बड़े बेटी का विवाह तय हुआ तो उनकी पतोहू को देखने के लिए वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नहीं भेजे, मेरी बेटी को भेजेगी, जाकर के देखो तो मौके कर दोगी, हो जाएगा। वही हुआ। तो इतना उनसे आत्मीय लगाव रहा है, मतलब मेरे परिवार के सदस्य थे। और महात्मा भाई का जाना हमारे लिए तो बड़ी दुखदाई है, आप सबके लिए दुखदाई है, सिवान के लिए दुखदाई है। चूँकि एक उसको
पहरेदार के रूप में हम कहेंगे कि वह जिले का पहरेदारी करता था। सामाजिक कार्यों से लगा हुआ, कौन काम कैसे होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, जिलादेही से लेकर के जिला तक प्रतिदिन आना, लोगों की समस्याओं का संग्रह करना, उसका निराकरण करना और कराना। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे वो मूल रूप से समाजवादी विचारधारा के थे, तो ये विचारधारा, चाहे ये जो उनकी नर्सरिंग हुई, वो ये कैसे उसमें हुई और वो क्यों आए इसमें, क्या उनके मन में? क्योंकि मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि सेखे देवरा में, जो गया जिला में है, नौजवानों को, छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में कि समाज कैसे चलेगा, सामाजिक ढांचा क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, आंदोलन हम करेंगे तो आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, उसके बाद हम राज्य को या देश को विकल्प क्या देंगे। तो उस विकल्प में जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं थीं या जो भी समाजवादी प्रावधान था, क्योंकि जयप्रकाश जी स्वयं समाजवादी थे, वो उसी विद्यालय से पढ़ करके आए थे। अच्छा, नरेंद्र देव, हालांकि शुरू के तो मार्क्सवादी थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे लोगों के साथ, जोगेंद्र शुक्ला वगैरह जैसे लोगों के साथ मिल करके जब वो आए तो समाजवादी बन गए। उस समाजवादी में वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पैरोकार थे, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ उनका झुकाव। हाँ, और उन्हीं के देखरेख में सेखे देवरा में जो प्रशिक्षण चलता था, तो उसमें समाजवादी विचारधारा के तहत लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसलिए महात्मा जी भी उसमें गए हुए थे और समाजवादी विचारधारा से लैस हो गए। घर से बहुत ज़्यादा वो संपन्न नहीं थे, तब भी उन्होंने इस रास्ते को चुना और मतलब बड़े भाई होने के नाते भी उन्होंने एकदम से मतलब समाज के लिए, एकदम से मतलब लोगों के लिए चल पड़े। क्या इसका मतलब? देखिए, इतिहास साक्षी है कि समाज के लिए करने की ललक जिसके अंदर हो जाती है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं है इसकी उसको परवाह नहीं रहती है। समाज की स्थिति को बदलने के लिए वो चलता है, बदल पाता है नहीं बदल पाता है बात की चीज़ है। क्योंकि दुनिया के जितने लोग हुए हैं, जिन लोगों ने परिवर्तन का काम किया है, वो घर से बहुत संपन्न नहीं थे। असंपन्न आदमी परिवर्तन की बात क्यों करेगा? बहुत कम लोग होंगे जो संपन्नता के बावजूद भी इसमें अपनी साझेदारी रखते हैं। इसलिए तो ये कोई बड़ी समस्या उनके साथ नहीं थी। आर्थिक रूप से तो बिल्कुल सक्षम नहीं थे। पिताजी के मरने के बाद से भाई लोग हैं, भाई लोगों से भी अलगे हो गए थे, भाई लोगों ने उनको अलग कर दिया था। फिर भी इस अपने काम में जो जुनून उनके अंदर था, मरने के दिन तक रहा है। मरने के दिन तक जी, इसमें कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके कुछ राजनीतिक जो लोगों से मतलब उनकी बातचीत या उनके जो संपर्क हैं या उनका ऑरा जो है वो तो थे समाजवादी विचार के, लेकिन सभी विचारधाराओं के लोगों से उनका जो एक बराबर का सानिध्य था और बराबर जो वार्ता का उनका सानिध्य था, ये उनमें अनूठा था। इसका क्या कारण? देखिए, इसका कारण ये था कि स्वर्गीय आदरणीय चंद्रशेखर जी के भी वो बहुत प्रिय थे और उनके सानिध्य में भी वो 2-4-6 माह रहे हैं। उनका जो एथी आश्रम था, आपको हरियाणा वाला जो भोडसी आश्रम था, उस आश्रम में 6 महीना महात्मा भाई रहे हैं, चंद्रशेखर जी के सानिध्य में रहे हैं। आज चंद्रशेखर जी के यहाँ रहने पर, चूँकि हम लोग भी रहे हैं, तो दल का किसी भी आदमी के प्रति उनके अंदर की ये फलाने दल का है, फलाने दल का है, ऐसी दुर्भावना नहीं थी। हर दल के लोगों के साथ उनका एक साम्य था, किसके साथ कैसे हमको व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है। तो ये तो राजनीति में चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, आज के लोगों में नहीं है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं में और पुराने नेताओं में आज के लोग अपने दूसरे दल के लोगों को ऐसी की तरह से देखते हैं, हिकारत की नज़र से देखते हैं, दुश्मन की तरह। हाँ, दुश्मन की तरह। और उस जमाने में दूसरे दल के लोग जो हैं, वो दूसरे दल के लोगों के प्रति इतना न ज़्यादा उनके अंदर लगाव रहता था। और कभी कभी
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये दोनों दो विचारधारा के लोग थे। डॉक्टर लोहिया ने दीनदयाल जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मेरे पास कार्यक्रम है और तुम्हारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, काश हम मिल करके इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारते। और उसी कार्यक्रम का एक प्रतिफल था कि दोनों के नहीं रहने के बाद 1967 में कोलिजन गवर्नमेंट का शुभारंभ हुआ इस देश में। हालांकि लोहिया जी थे, 67 में मरे हैं वो, अक्टूबर में मरे हैं, लेकिन सरदेव दीनदयाल जी नहीं थे। तो ये उस जमाने के लोग थे। आज कहाँ है ये चीज़? महात्मा भाई में, हाँ, महात्मा भाई ने इस चीज़ को चंद्रशेखर जी से सीखा है। आपने देखा और सुना कि सर ने महात्मा भाई के बारे में बताया और उनके कुछ जो बिल्कुल लक्षण जो पहलू हैं उसके बारे में बताया, और बताया कि जो चंद्रशेखर जी के आश्रम में वो रहे और वहाँ जो उन्होंने सीखा, देखा और परखा, उसको जीवन के अंतिम समय तक उसके साथ वो रहे। और यही कारण था कि उनका सभी से बराबर लगाव रहा और वो इसीलिए कालजयी पुरुष के रूप में सिवान में अवश्य जाने जाएंगे। आपने महात्मा भाई के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपको और बतला दूँ, वैचारिक रूप से मैं भी समाजवादी हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मैं एथी में आपका दो जो विद्यालय है, सरस्वती विद्या मंदिर, दोनों के प्रबंध समिति का मैं सदस्य भी रहा हूँ, बावजूद मैं समाजवादी विचारधारा का। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर है। और मेरे लड़के जो हैं या मेरी बच्चियां जो हैं, आज भी मेरी जो पोती है वो महावीरी शिशु मंदिर की शिष्या है। तो वैचारिकता कोई कहीं अच्छी चीज़ लेने के लिए हमको बाधा नहीं डाल सकती। भिन्नताएं तो होती हैं, बाप बेटा में भिन्नता है, भाई भाई में भिन्नता है, तो ये तो विचारधारा है। यानी तिवारी सर का एक कहना है कि जो वैचारिकता है और जो व्यक्तित्व है, इन दोनों का सामंजस्य जो है अवश्य ही महात्मा भाई में था। और जो वैचारिक और व्यक्तित्व का सामंजस्य वाला ही व्यक्ति जो है वो समाज में जाना परखा और याद किया जाता है, ये महात्मा भाई थे। आपने सर नारद मीडिया से बात किया, उनके बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है? विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है, ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठावें। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं, 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, बृहद खेल का मैदान, ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है।
आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।